नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। जब आदमी मर जाता है तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, और जब कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता, तब मर जाता है आदमी। तो मैं खुद जिंदा रहना चाहता हूँ और अपने साथियों को जिंदा रखना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं मरते दम तक जिंदा रहना। हमारे चुनाव लड़े जाते हैं, वो क्या सही मुद्दों पे लड़े जाते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि अभी 2024 का चुनाव सिर पर है तो बीच में जाते जाते मुद्दे भटक जाते हैं? और सही बात तो यह है कि हमारा और सरकार से एक ही संबंध होता है कि सरकार जो है हमसे टैक्स लेती है और उसके बदले में हमें सुविधाएं देती है। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दे पर फोकस होना चाहिए और हमारा चुनाव इस मुद्दे से भटक जाता है, जैसे नहीं भटकना चाहिए। तो हम अभी क्या बात करना चाहते हैं, इसको देखने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं चला रहा हूँ। 0.98 करोड़ लोग जो हैं वो ईपीएफओ में नए रजिस्टर हुए हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जब तक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट तभी करेगा जब उसको किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखेगा। यानी सबसे जो है प्रामाणिक आंकड़े हैं। तो 5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 3 वर्षों में प्राप्त होता है। हम मुद्रा लोन के तहत 41 करोड़ लोगों को हम मुद्रा लोन देते हैं। उसमें से 21% पहली बार जो उद्यमिता में आए हैं तो लोगों को लोन देते हैं। हम सिर्फ 21% का ही रोजगार सृजन की बात मान लें तो 8 करोड़ होते हैं। हम दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्वाभाविक रोजगार का सृजन हुआ है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे क्रमांक पे आ गए हैं। स्वाभाविक रोजगार सृजन हुआ है। डेट में बताइए ना कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया में 143वें नंबर की क्यों है? आप अर्थव्यवस्था की तो बात करते जा रहे हैं, 143वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, उस पर आपका जवाब ये है हमारी बातचीत का टॉपिक कि सभी राजनीतिक दल समझा देते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है। होता यह है कि राजनेता हमारे जो है वक्ता होते ही हैं, बोलने में बहुत स्मार्ट होते हैं और समझा ले जाते हैं सब ठीक चल रहा है। लेकिन हम इसमें जो है आम आदमी को शामिल करेंगे, इस बात में पूछेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में यह था कि क्या आपके पास ठीक ठाक नौकरी है। तो हम इसकी पड़ताल जमीन पर करना चाहते हैं कि चाहे रोजगार का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, तो उनमें जो है क्या वास्तव में जमीन पे कुछ हो रहा है या केवल आंकड़ों में ही बातें कर ली जाती हैं। तो सबसे पहले ओम वर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, क्या धरातल पे क्या है, क्योंकि आप ऐसे स्टेट से आते हैं, ऐसे स्टेट में बैठ के बोल रहे हैं जहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। वहाँ से लोग पलायन करते हैं, पूरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं। तो वहाँ आपको बिहार में बैठ के, मोतिहारी में बैठ के कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार का जो मुद्दा है वो धरातल पे और कागज पे बहुत अलग-अलग चीजें हैं। अगर आज आप देखिए कि रोजगार रोजगार सब लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ठीक है रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। और यहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियों को एक प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं। प्रोफेशनल्स अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे कर्मचारी तक लोगों को नहीं मिल रहे हैं। वो लोग दूसरे जगह से आयात कर रहे हैं। वो लोग वेस्ट बंगाल से बुला रहे हैं, झारखंड के इलाकों से बुला रहे हैं। वो इतना तो छोड़िए, नेपाल से मैन पावर को बुला रहे हैं और बिहार का जो मैन पावर है वो पूरे दुनिया में इस वक़्त फैला हुआ है। मतलब कि यहाँ का जो श्रम है वो बाकी दुनिया में झंडे गाड़ के रखा है और यहाँ पे जो आज जो जरूरत पड़ रही है, आज जो कंपनियां आज यहाँ पे स्टार्टअप कर रही हैं या फिर नए बिजनेस खड़ी कर रही हैं या फिर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आज अगर बिहार में आ रही है,
कहीं झारखंड में आ रही है, बंगाल में आ रही है, जो भी है, तो उनको मैन पावर जो है आपको कहीं कहीं मतलब एक जगह ही ज्यादातर वो इकट्ठा हो गया है। बहुत सारा मैन पावर आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में है, पंजाब में है, विदेश में है, दुबई में देख लीजिए। दुबई में आपको जो है सो बिहार का इतना ज्यादा मैन पावर इस वक्त दुबई में काम कर रहा है कि आप देखिए गांव का गांव, पता चले कि यहाँ के कई ऐसे गांव हैं जहाँ की उस गांव का कोई 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी दुबई में अपना श्रम योगदान दे रहा है, छोटा छोटा काम कर रहे हैं वहां पे। और वहां के इंडियन करेंसी के हिसाब से वहां पे किसी को 50,000 रुपए, किसी को 60,000 रुपए, जो यहाँ पे लोग 15-20,000 रुपए नहीं देते हैं, वहां पे इंडियन करेंसी के हिसाब से भोजन पानी रहना खाना। तो ये चीजें हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार जितने दावे कर रही है उस दावे में देखिए सरकार योजना बनाती है, मुद्रा योजना की भी बात हो रही थी, निश्चित रूप से मुद्रा योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसको देने का जो प्रोसेस है वो इतना कठिन है कि वो कई बार लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरी चीज है कि प्रोसेसिंग में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि आप भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार यहाँ नहीं हो पा रहा है तो भ्रष्टाचार की वजह से वो सेवाएं जो हैं या फिर योजना का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है कुछ स्टेट में हो सकता है कि स्थिति उतनी खराब नहीं हो, लेकिन कुछ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में, झारखंड में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, है ना, यूपी के इधर आपको गोरखपुर बलिया इधर का जो इलाका है उधर तरफ देख लीजिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति है कि बिना कुछ दिए काम ही नहीं होता और सबका हिस्सा बटा हुआ है, नीचे से विधायक से लेके मंत्री तक का आपको हिस्सा बटा हुआ है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो ये सब जी जी नौकरियों में भी ये होता है, पैसे दे के मिलती है नौकरियां। नौकरी, हाँ नौकरी क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार के शिकार है, वहाँ क्या पैसा दे करके नौकरी मिलती है बिहार में? जी बिना पैसा दिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता है बिहार में, बिना चंदन चढ़ाए, बिना चढ़ावा चढ़ाए। और ये भ्रष्टाचार जो है ये छोटे मोटे लेवल पे नहीं है। ये नहीं कि हमको जो है सो 5,000 का काम कराना 100 रुपए घूस दे दिया। घूस की राशि जो है बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, आप अपना सिर पकड़ लेंगे और ये चीज दुनिया तक नहीं अगर पहुंच जाए, उस पर अगर स्टोरी कुछ बना ले तो आप सिर पकड़ लेंगे। एक व्यक्ति मोतिहारी शहर में अपनी जमीन को बाउंड्री वॉल करवा रहा है। सुन लीजिए मेरी कहानी, छोटी सी कहानी है, भ्रष्टाचार किस कदर है देश में। बहुत आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया। वो व्यक्ति अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहा है, बाउंड्री वॉल। गरीब आदमी है वो, एक छोटा सा दुकान चलाता है वो, उसकी महीने की इनकम 20-30 हजार रुपए होगी, उसमें से भी आपको 5-7 हजार रुपए वो, उसमें से भी काफी हिस्सा वो किराए में दे देता है। तो किराए से बचने के लिए उसके पास एक अपनी जमीन थी, उसने उसको बाउंड्री वॉल करवाना शुरू किया। यहाँ का जो अंचलाधिकारी है, अंचलाधिकारी ने उसके काम को रोक दिया। काम को क्यों रोका? उसने काल्पनिक नहर निकाल दी। कल्पना से उसने कल्पना की, मतलब कि काम रोकने के लिए उसने काल्पनिक रूप से कहा कि इस जमीन से तो सरकारी नहर गुजर रही है। उसने उस व्यक्ति ने सारा एविडेंस जाकर के दे दिया, सारा एविडेंस, एक एक चीज की, उसकी ये पैतृक संपत्ति है, उसका ये कागज है, इसकी ये चीजें हैं, सरकारी दस्तावेज में भी इस जमीन से होकर कोई नहर नहीं जा रही है, इस खाता खेसरा में कोई नहर नहीं है, सरकारी दस्तावेज भी जमा करा दिया। ठीक है, अब सीओ क्या कहता है साइड में कि ये 10 लाख रुपए का खर्च है, मतलब आप 10 लाख रुपए उसको दे देंगे तो वो नहर जो काल्पनिक वो जो गुजर रही थी वो नहर निकलनी बंद हो जाएगी, है ना। तो अब आप सोचिए कि वो बेचारा अपना काम नहीं करा पाया। 10 लाख रुपए उससे सीओ मांग रहा है, वो कितना भ्रष्टाचार है। 10 लाख रुपए नीचे से ऊपर तक बटा हुआ है, काल्पनिक सब कुछ है। मतलब कि आज ये चीजें हो जाएं, उसको न्याय मिल जाए तो कम से कम 5 अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। वो सीधा। और सबसे गड़बड़ी इतने ढीठ हो गए हैं
कि उसने सीईओ ने अखबार तक में भी छपवा दिया कि हमने काम रोक दिया है कि उधर से जो है वो सरकारी जमीन है, सरकारी नहर गुजर रही है। अब बताइए वो व्यक्ति अगर लड़ने वाला निकल जाए, वो अभी डर रहा है, वो भ्रष्टाचार की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से वो आदमी डर रहा है, वो अपनी जमीन पे काम नहीं करा रहा है। अगर लड़ने वाला उस तरह का ढीठ आदमी निकल जाए, वो अगर प्रण कर ले कि हमें लड़ना है, तो कम से कम 5 आदमी की नौकरी वो खा सकता है, 5 आदमी की। जी शुक्ला तो जी, मैं ये एक उदाहरण है। आप गरीब आदमी का ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के बिना आप देश को नहीं आगे चला सकते हैं, बहुत बुरी हालत है। अगर भ्रष्टाचार, आप कितनी भी योजना बना लीजिए, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी में जाइए, नौकरी में तय है, या तो आपके पास अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें जमीन का हिस्सा हमको दीजिए, है ना, वही चीजें हैं कि उसमें से जमीन दे दीजिए, नौकरी के बदले जमीन हमको दीजिए, तब मिलेगा। नहीं तो फिर उसको सेल आउट करके हमको घूस दीजिए। एक रेलवे की नौकरी पाने के लिए, किसी भी बिहार सरकार की नौकरी पाने के लिए आपको यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, उसमें भी लाइन लगी हुई है, घूस देने में भी लाइन लगी हुई है कि आपको किसका घूस एक्सेप्ट करके, घूस भी है और तब पैरवी भी है। अब अच्छा, आप सोचिए। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सब्जेक्ट उठाया, मैं लौट के आ रहा हूँ एक डीएम शुक्ला जी के टिप्पणी ले लेता हूँ उससे। जी 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 जी। अभी ओम जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार जो है, नौकरियां जो है भ्रष्टाचार की शिकार है। ऐसा नहीं है कि नौकरियों की कमी है, भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी नौकरियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अन्ना की मांग उठने लगी है कि अन्ना जैसा एक व्यक्तित्व आए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है फिर आंदोलन करे। तो आप क्या मानते हैं, आपको यहाँ दिल्ली में और एनसीआर में आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार मुद्दा बनना चाहिए 2024 में? सर, जहाँ तक रोजगार की बात है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, हर सेक्टर में भ्रष्टाचार एकदम जर्रे जर्रे पर व्याप्त है। आप प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके अंदर अगर योग्यता है, उसके बावजूद अगर आपका सोर्स हाई हाई लेवल पर नहीं है, तो आपको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। सरकारी की तो बात छोड़ दिए, अभी आपने जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि 8 लाख लोगों को हमने अभी नौकरी दिया है। उसका प्रमाण दे रहे थे कि पीएफ में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं एनसीआर में रहता हूँ और कम से कम 200 फैक्ट्रियों के संपर्क में हूँ, 200 फैक्ट्रियों के, और एक एक फैक्ट्री में कम से कम 1000 डेढ़ हजार वर्कर काम करते हैं। अभी तक उनको केवल रजिस्टर पर रखा गया था, उनका ईएसआई पीएफ कुछ नहीं कटता था। एज ए दिहाड़ी मजदूर थे, कंपनी में काम करते थे 12 घंटा 8 घंटा, लेकिन उनको कंपनी में कहीं उनका कोई एनरोलमेंट नहीं था। ये अभी जब गवर्नमेंट ने ये डंडा किया कि 33% आपके एम्प्लॉई का कम से कम ईएसआई पीएफ होना अनिवार्य है, तब जो पुराने वर्कर थे उन्हीं का ईएसआई पीएफ काट दिया और ये कह रहे हैं हमने नई नौकरी दे दिया। एक भी नई नौकरी किसी को नहीं मिली है। जो पुराने काम करने वाले लोग थे उन्हीं का ईएसआई पीएफ काट करके, और वो आंकड़ा इनका बढ़ गया। ऑलरेडी वो काम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, आज भी 70% प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग काम करने वाले हैं जिनका कहीं कोई कंपनी में रिकॉर्ड नहीं है, उनकी सैलरी का कोई मापदंड नहीं है, मनमानी उनको सैलरियां दी जाती हैं। गवर्नमेंट निर्धारित कर दिया कि 12,000 14,000 मतलब मिनिमम एक वर्कर की इतनी सैलरी देनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं कि 8 घंटे, एक गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है 8 घंटे का, वो ड्यूटी कराते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में भी अगर वो अमाउंट नहीं पहुंचता है तो ओवर टाइम कराते हैं। उसके अलावा भी कुल मिला के अमाउंट वही दिखाते हैं, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ा दिए हैं। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब अंदर घुस करके देखा हूँ मैं चीज को। जो मैंने वीडियो प्ले किया था बहुत छोटा सा हिस्सा था। एक सवाल उठाया था, एक सवाल उठाया है वीडियो में कि ठीक है नौकरियां हैं, सब कुछ है, और उसमें मैंने हेडिंग लगाई है, क्या आपके पास ठीक ठाक नौकरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो नौकरी है
ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि आप ठेला लगा लो तो भी नौकरी है। नौकरी का मतलब होता है एक सम्मानजनक जीवन, सम्मानपूर्ण जीवन यापन। तो ये मैं सर्वे भी करूंगा, इसी डिबेट के माध्यम से सर्वे करूंगा कि किसके पास सम्मानजनक नौकरी। नौकरी तो सही बात है, ओम जी कह रहे हैं कि नौकरी है, भ्रष्टाचार है, तो लोग बिलो स्टेटस की नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ओम जी ने एक नई दिशा खोल दी है। मुझे तो लग रहा था कि बेरोजगारी मुद्दा है, ओम जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। लेकिन ओम जी ये बताइए कि मोदी जी तो भ्रष्टाचार के पीछे जो है डंडा लेके पड़ गए हैं, पैसे बरामद हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, इसके बावजूद ये भ्रष्टाचार क्यों है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था कि वो संसद में अमित शाह अपना कुछ नियम कानून को लेके वो रख रहे थे अपना। तो उन्होंने कुछ चीज काम का जो है कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, किसी भी काम की समय सीमा जो तय की गई है ना। तो इस अगर समय सीमा को हम जो समय सीमा तय की गई है उस पर अगर काम नहीं होता है तो इस पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी अधिकारी के जिम्मे अगर आता है कि वो उसको 30 दिन में या 60 दिन में काम को पूरा करना है, अगर वो 60 दिन में काम को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या, उसको सस्पेंड किए या उसकी सैलरी काटी गई, सरकारी अगर कर्मचारी है तो भी उससे सैलरी काटी गई कि नहीं काटी गई, उसको सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया। अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर देखिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, नो डाउट कि ऑनलाइन सिस्टम करने से भ्रष्टाचार पर चोट किया जा सकता है, भ्रष्टाचार पे चोट काफी हद तक पहुंची है। ये जैसे कि बहुत सारी चीजें योजनाएं हैं, जैसे कि खाते में पैसा पहुंच रहा है, बहुत सारी योजनाएं लोगों को उनके खाते में मिल रही है उसका लाभ। अगर वो खाते में नहीं होता तो वो बंदरबाट कर जाते, वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता। फिर वही राजीव गांधी का कथन जो है वो साबित हो जाता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा जाके पहुंचता है, 90 पैसे खा जाते हैं। तो आज भी वही स्थिति होती है, अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, लोगों के खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया होता, लाभार्थियों की पूरी लिस्टिंग नहीं हुई होती, तो आज भी वही स्थिति होती। लाभ बहुत मिला है ऑनलाइन सिस्टम करने से, चीजों को व्यवस्थित करने से फायदा काफी हुआ है, लेकिन आप सरकारी योजनाओं का लाभ या धनराशि तो लोगों को मिल जा रही है, लेकिन कई योजनाएं ऐसे हैं, लोगों के काम है, सरकारी काम है, रोजाना लोगों को आवश्यकता पड़ती है सरकारी दफ्तरों की, रोज कुछ ना कुछ काम पड़ता है, वो जब जाते हैं उसको कराने के लिए, उसमें ऑनलाइन भी कर दिया गया है। ऑनलाइन करने के बाद भी, अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया, क्या करता है वहां बैठा कर्मचारी उसको रोक लेता है। क्यों रोकता है? अगर नहीं रोकेगा, उसको रोकेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति बार बार उसके दफ्तर में जाएगा, फिर दफ्तर में जाएगा तो जब उसके साथ आप इंटरेक्ट होंगे तो वो आपसे रिश्वत मांगेगा कि भैया हमको 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। वो मांगेगा, वो इसलिए मांगेगा, वो इसलिए आपकी फाइल को रोकता है। लेकिन अगर आप समय सीमा तय कर देंगे, समय सीमा में काम नहीं होने पे कार्रवाई का प्रावधान अगर करेंगे, कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, तभी जाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पे मुझे लगता है कि 50-60% तक काबू करना आसान है ना। 50-60% को काबू किया सके। अभी तो 99% भ्रष्टाचार है, 99%। अगर आपको 10 काम है तो उसमें से 9 काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता है, एक काम मैं मानता हूं होता है। मुझे मेरा संकेत दूसरी तरफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, अभी निकल जाइए घर से बाहर तो काम की कमी नहीं है, काम आपको मिलेगा। लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत है, मैन लिव्स फॉर बेटर टुमारो। जैसे कि कहा जाता है कि पूरे देश को हम खाना खिला रहे हैं, पूरे देश को हम धर्म मतलब धर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। लेकिन जो जो अगर उसकी गहराई में अगर सोचिए तो धर्म जो है आदमी के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। धर्म जो है जिस पर इतनी ज्यादा चुनाव में इतनी सारी चीजें होती हैं, आप खुद सोचिए, आप अपने काम पे निकलते हो तो पूजा पाठ कितनी देर करते हो? एक शॉर्ट पीरियड में पूजा पाठ करते हो, उसके बाद आप निकलते हो ट्रैफिक जाम, उसके बाद ऑफिस पहुंचते हो। और अगर आप नौकरी के लिए निकलते हो तो आपको ये नहीं होता है कि नौकरी मिल जाए, आपको ये होता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। तो जो मुद्दा ये उठ रहा है वो ढंग की नौकरी का है। और मेरा तो एक अंदाजा है, मेरा अनुमान है कि नौकरियां हैं हमारे देश में,
लेकिन ढंग की नौकरियां नहीं है। जो काबिल लोग हैं वो अपना वो मजबूरन अपना जो है अपने वेंचर में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नेचर नौकरी करने का ही होता है, वो अपने वेंचर में वो नहीं होते सकते, उनका उस तरह नहीं होता सारी मैनेजमेंट कर सके, तो उनके लिए नौकरी ही चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए सम्मानजनक नौकरियां नहीं है। तो इसके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? जैसे कि भ्रष्टाचार आपने बताया कि भ्रष्टाचार तो जाहिर सी बात है कि दूर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, इसके लिए क्या मुद्दा बनना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आज के समय में काम की कमी नहीं है, काम अवेलेबल है। नौकरी में और रोजगार में तो फर्क देखना पड़ेगा। नौकरी तो नहीं मिल सकती सबको, न तो इतने सरकारी विभाग हैं और न इतने प्राइवेट कंपनियां हैं कि सबको नौकरी में समायोजित कर सके। इतना नहीं हो सकता, नौकरी नहीं मिल सकती। देश की जनसंख्या जो इतनी है उस हिसाब से ना तो यहाँ कंपनियां हैं, ना सरकारी वो हिसाब किताब है कि सबको नौकरी मिल सके। हाँ, रोजगार का जहां तक मुद्दा है तो रोजगार की कमी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के जमाने में सबको हुनरमंद बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप हुनरमंद बनिए, चाहे वो स्किल किसी भी चीज में स्किल हो। आज कोई भी स्किल डेवलप करके कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकता है, सरकार उसको कई प्रकार से मदद कर रही है। अब फिर वहीं पे मैं आऊंगा कि हमने आप उसको धरातल पे ला करके देखिए। मान लिया कि मैं बेरोजगार हूं, मैं एक स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने कंप्यूटर का कोई छोटा सा कोर्स कर लिया, है ना, मैं कुछ भी कर लिया, अकाउंट का कोई कोर्स कर लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, कोई भी स्किल हमने अपने अपना करके उस पर अपने काम करना शुरू किया। अब मेरे पास वही दिक्कत आती है। अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा मेरे पास लाल फीताशाही, सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार, मेरे जिस व्यक्ति के जेब में एक स्किल को सीखने के लिए पूरी फीस देने के पैसे नहीं है, वो सरकारी दफ्तरों में बाबुओं को वो घूस कैसे देगा? कैसे घूस देगा? इसका मतलब है कि रोजगार में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यही पे है। मैं स्किल सीख ले रहा हूं, मैंने कोई काम सीखा, लेकिन जब मैं उसको आगे रोजगार की दिशा में जब आगे बढ़ता हूं, जब मैं सरकारी मदद, आर्थिक मदद लेने के लिए आगे बढ़ता हूं, मुझे अगर 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 2 लाख रुपए देने के लिए सरकारी बाबू जो पहले 100-200 रुपए मांगा करते थे, अब 10,000 और 20,000 और 25-30,000 % मांगते हैं कि तुम्हें 10% दे देना है, तुम्हें 15% दे देना है। अब ये बताइए कि 2 लाख का 10%, 15% दे दिया, जो आदमी दे दिया वो लाके अपने वो क्या काम करेगा? तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है रोजगार में, और रोजगार को एग्जीक्यूट करने में भ्रष्टाचार, सरकारी सिस्टम में जितनी गड़बड़ियां हैं, उस सिस्टम को करने में, उस सिस्टम को ठीक करने में, और इस बात को सरकार ठीक से समझ नहीं पा रही है। इस चीज को ना तो सरकार समझ पा रही है और ना इसको ठीक करने में कोई कदम उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने समय सीमा तो बांध दी कि हमें 30 दिन में काम करना है, लेकिन 30 दिन में अगर ये वर्क डिलीवर नहीं होता है तो आपने 31वें दिन आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। हो सकता है कि आप किसी से आप सूचना मांगिए, कोई सूचना देता है कि नहीं देता है, कि वो काम 30 दिन में नहीं हुआ, 31 दिन होता है, 35 दिन होता है, 40 दिन होता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है सो आपने क्या कार्रवाई की है? एक मुझे ये चीज नजर आता है, एक विभाग है जैसे पासपोर्ट विभाग है, मुझे जहां तक जानकारी है पासपोर्ट विभाग में वेरिफिकेशन जाता है, बहुत सारे विभाग जो है वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए मुझे पासपोर्ट बनवाना है, तो जब मैं प्रोसेस कर दूंगा तो प्रोसेस करने के बाद बहुत सारा सरकारी विभाग आपको वेरिफिकेशन करता है आपकी, उसमें एक पुलिस विभाग भी है ना। तो पासपोर्ट विभाग का क्या है कि उसमें मुझे ऐसे लगा, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि उसका समय तय है कि आपके पास 7 दिन का वक्त है ना, तो 7 दिन के अंदर में पुलिस को वेरीफाई करके दे ही देना है, आपको फाइल ले लेगा वो, आपको उसकी रिपोर्ट 7 दिन में जो भी समय है उसमें आपको देना है, यस या नो जो भी है देना है, गलत तो दे नहीं सकता क्योंकि जो होगा वही देना है ना। तो ये चीजें, इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है अगर सरकार करे, सभी राज्य सरकारें करे तो ठीक है। हाँ, जहां पे कई राज्य ऐसे हैं जहां की सरकार में लिप्त लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकारी तंत्र ही भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो फिर वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
कि बाई द वे अगर कोई केंद्रीय योजना है, केंद्रीय योजनाओं में तो काफी कुछ ठीक हो सकता है जहां तक है, तो इसमें टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए। अगर समय सीमा तय नहीं होती है तो कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। ये अगर हो जाता है तो आपने एक और मुद्दे की ओर इशारा कर दिया है, वो है महंगाई का मुद्दा। और आपके इस इशारे से लग रहा है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है घूसखोरी में है। मतलब घूसखोरी जिस तरह से घूस के क्षेत्र में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, और मतलब कि अब इसको तो कहा भी नहीं जा सकता कि भाई घूस पात में महंगाई कम की जाए, तो ये तो इसको खत्म ही करना जरूरी है। लेकिन मैं कोई नैतिकता की बात नहीं करता हूँ कि घूस लेना गलत है, ये है वो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई घूस में, अगला जो है महंगा पेट्रोल भरा के जाएगा, घूस देने जाएगा, तो इधर पेट्रोल में उसको महंगाई, उधर घूस में महंगाई, डबल महंगाई। और खासतौर से जो बेरोजगार है, जो नौकरी ढूंढने जा रहा है, वो महंगा पेट्रोल भरा के जा रहा है, तो एक महंगाई उसने यहाँ झेली, दूसरी महंगाई झेली, घूस में महंगाई झेली। तो इस महंगाई का क्या उपाय है? ये मोदी जी तो लगे हुए हैं सबको दूर करने के लिए, तो आप थोड़ा सा सुझाव दीजिए कि सरकार को मतलब क्या करना चाहिए। कि मतलब सरकार करना चाहती है, सारे उपाय है, स्किल इंडिया सारा कुछ सरकार कर रही है, लेकिन वो जो है किसी अव्यवस्था की अगर भेंट चढ़ रहा है, तो उसके लिए सरकार को क्या मतलब प्लानिंग करना चाहिए? कुछ आप थोड़ा सा इशारा कीजिए। देखिए, हालात पहले से ठीक हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। पहले आपको हर दूसरे चौथे महीने कभी दाल की किल्लत आपको दिखाई पड़ती थी, कभी तेल की, नमक की किल्लत दिखाई पड़ती थी। लोग बोरी के बोरी नमक जो है सो वो स्टॉक कर लेते थे, आपने देखा होगा। वो स्थिति तो ठीक हुई है, पहले से कहीं ज्यादा ठीक हुई है। लेकिन अब ये है कि इसी चीज को जितना हम फ्री मार्केट करेंगे, केंद्र सरकार जो है सो धीरे धीरे चल रही है, फ्री मार्केट की तरफ चल रही है। चीजों को हम इतना खोल देंगे कि जो है सो दिक्कतें जो है सो कम हो जाएंगी। हम इतना मार्केट में इतना सर्कुलेट कर देंगे चीजों को। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पे बिहार में केंद्र सरकार की ही वो योजना थी, है ना। आपको आप जो भी दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है सो दाल क्या रेट है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मूंग की दाल का क्या भाव है, मुझे लगता है कम से कम 100 रुपए से ऊपर मूंग की दाल होगी। केंद्र सरकार की एक योजना ही कंपनियों से टाई अप करके शहर के चौराहे पे कुछ पे वो गाड़ियां लगा लगा के 27 रुपए किलो आपको मूंग की दाल बेच रहे हैं। 27 रुपए किलो, है ना। 15 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, है ना। तो देखिए ये माल कहां से आ रहा है? ये माल इतना आ रहा है, सरकार ने चीजों को इतना खोल के रख दिया है चीजों को, है ना, कि सरकार के पास पैसा बहुत आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है सरकार के पास। आज देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन, इस भारत में अपने देश में रेलवे का पुनर्जागरण हो रहा है। रेलवे का पुनर्जागरण, है ना। पुराने सारे डब्बे, पुरानी सारी ट्रेनें सब बदली जा रही हैं। आप देख लीजिए, रेलवे की काया पलट हो रही है ना। रेलवे ने कई सारी योजनाओं को आत्मसात किया। जैसे आपने सुना होगा, फ्रांस की कंपनी टेल्गो को लाया था, टेल्गो की ट्रेन चला करके यहाँ देखी, है ना। टेल्गो नहीं चली, तब इसने अपने ही देश में वंदे भारत को डेवलप किया। और आज देखिए कि आज पूरे देश में वंदे भारत सारी पुरानी ट्रेनें, राजधानी वगैरह सब रिप्लेस की जा रही हैं, ट्रेनों को सब रिप्लेस किया जा रहा है। तो हालात बदल रहे हैं, हालात को धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, ऐसा नहीं है। इसी को थोड़ा सा और आगे करने की जरूरत है। तो सरकार काम कर रही है, लेकिन वो काम जो है जमीन पर नहीं दिख रहा है। और लेकिन जो आज हमारा विषय है, जो अभी हम आप चर्चा कर रहे हैं, हमारा विषय ये है कि जो हमारे चुनाव होते हैं, सिर्फ 2024 का चुनाव सिर पर है। वो चुनाव जो शुरू में तो बहुत अच्छी बातें करते हैं कि नहीं इस बार जो है जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हो जाते हैं
तो हमारे मुद्दे भटक जाते हैं। कोई न कोई ऐसा बयान आ जाएगा, कोई न कोई ऐसी बात आ जाएगी कि हम अपनी मूल बात को छोड़कर उसी में उलझ जाते हैं, वही चीजें चलने लगती हैं। मीडिया भी चाहता है कि उसकी टीआरपी बढ़े, तो वो चरखाने वाली चीजें उनको उठाने लगता है। तो ये जो मुद्दे भटक जाते हैं, मुद्दे पे फोकस रहने के लिए, चुनाव मुद्दे पर फोकस रहे, क्या ऐसा कोई चुनाव सुधार नहीं हो सकता है कि भाई जो मुद्दे हैं इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा? क्या ऐसा कुछ आपका सुझाव है कि चुनाव आयोग में कुछ चेंज होना चाहिए? भाई मुद्दे से बाहर नहीं, जैसे डिबेट होती है ना, तो एक एंकर जो है टोकता रहता है, रोकता रहता है, भाई मुद्दे से बाहर जा रहे हो, मुद्दा हमारा ये नहीं, हमारा सवाल ये नहीं है, एजेंडा हमारा ये नहीं है, तो मुद्दे पर लाता रहता है। क्या हमारा जो चुनाव है, चुनाव आयोग है, क्या ऐसा कुछ मॉनिटरिंग कर सकता है कि जो चुनाव प्रचार हो रहा है या जो मुद्दे उठ रहे हैं उसमें जो है जनता की बातों से मतलब पूरा माहौल भटक रहा है, इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, पिछले चुनाव की एक घटना मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में, चुनाव जब शुरू हुआ जी तो किसने यह सर्कुलेट करना शुरू किया, कुछ लोगों ने गुजरात में जब जिस तरह से एक धर्म विशेष को, पहले एक धर्म विशेष को टारगेट करने के बाद दूसरे धर्म विशेष को जिस प्रकार से टारगेट किया हुआ या जो भी हुआ, दंगे हुए, उसका वीडियो कुछ लोगों ने वायरल करना शुरू किया और देश के प्रधानमंत्री का उसमें नाम जोड़ना शुरू किया कि भाई ये तो दंगाई है, ये इस तरह का करके जो है सो बहुत सारे ऐसी चीजें करनी शुरू की गई कि वो उस मास लेवल पे सर्कुलेट नहीं हुआ। अगर उस मास लेवल पे सर्कुलेट हो जाता तो पता चला कि चुनाव में कुछ और घटनाएं हो गई। जी तो इन सब चीजों को जो शरारती तत्व हैं वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। वो मुद्दे को विकास कार्य या डॉक्यूमेंट विजन या विजन हमारा क्या है, जैसे कि केंद्र सरकार ने एक विजन दिया, जैसे मोदी ने संसद में एक विजन दिया कि मेरा अगला विजन है कि मुझे तीसरी बार मौका मिला तो मैं इस देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बना दूंगा। अभी पांचवी आर्थिक शक्ति हो गई है, मेरा ये मकसद है कि मैं इस देश को तीसरे टर्म में तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया की बनाऊंगा। एक उसने टारगेट फिक्स किया, कोई भी है एक टारगेट फिक्स किया कि उसने बताया। तो अब अगर कांग्रेस कहे कि अरे छोड़ो भाई, मैं इस देश को पहली आर्थिक शक्ति बना दूंगा, इस देश को, है ना, और उस देश को पहली आर्थिक शक्ति बना दूंगा, और उसमें उसको गारंटी कितनी देते हैं, उसकी गारंटी पे लोग भरोसा कितना करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब नेताओं पे लोग भरोसा भी नहीं करते ना, बातों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते लोग। अब जनता थोड़ी सी दूसरे तरह का मिजाज हो गया। अगर आपने एक कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, लगातार आप कमिटमेंट को आप छोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरा पूरा नहीं हुआ। आप 3 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें देखिए, उसमें कई पार्टियों ने लोक लुभावन वायदे किए। दिल्ली से प्रभावित होकर के, दिल्ली चुनाव से प्रभावित होकर के केजरीवाल ने बहुत सारे बिजली पानी को फ्री देने का वो घोषणा की थी। बहुत सारी चीजें निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं दिल्ली के लोगों को। तो उसी तरह का अन्य राजस्थान में भी किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया, सभी राज्यों में किया गया। क्या हुआ? जनता ने ठुकरा दिया। जनता ने ठुकरा दिया। जनता को सिर्फ ये एक बात रास आ गई किसी पार्टी की, एक पार्टी की, कि जो है सो मैं आपको मुफ्तखोरी की आदत नहीं डालना चाहता, सरकार आपको सब कुछ मुफ्त में, मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूं कि आप उन सब चीजों को अच्छे से पे कर सके, है ना। तो मैं मुफ्त की चीजें या निःशुल्क चीजों से आपके जीवन में भला नहीं होने वाला है। आप 500 रुपए बचा लेंगे, लेकिन आपको सोचिए कि फिर आपकी मेंटेलिटी या चीजें कैसे हो। तो कहा 3 राज्यों में जो जिसमें भाजपा को बिल्कुल क्लीन स्वीप मिली है, जहां पे लोग राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि नहीं, बीजेपी को वहां जीत मिलेगी नहीं, बीजेपी को बहुत निराशा होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा था, राजनीतिक पंडितों ने कहा था, बड़े-बड़े पत्रकारों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। आप एग्जिट पोल देख लीजिए, एग्जिट पोल भी लगभग फेल हो गया। जहां कांटे की टक्कर, सब जगह एक तरफा जो है सो सीटें मिली। और लोक लुभावन जो पार्टियां लोक लुभावन वायदा कर रही थी, उन सबको जो है सो जनता ने नकार दिया। और जनता ने नकारने के बाद उसको दूसरे लोगों को उसको किया जिस पे उस पे विश्वास था। आज स्थिति क्या है? कोई फोन भी न उठाएगा डायल करो हिसाब से। आज स्थिति ये हो गई है कि बात करने की सुविधाएं हैं, लेकिन बात करने का किसी के पास टाइम नहीं है।
और मैं आपको बता दूं कि इस डिबेट के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिबेट कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं उनको कुछ आता नहीं है, केवल मैं विंडो भरने के लिए उनसे संपर्क किया, उनके पास भी टाइम नहीं। तो लेकिन बात यह है कि सूरज तराश कौशल आ जाए अगर हमको, कुछ ज्योति पिघल जाए, कुछ दाह भी छिड़ जाए, तो ये स्थिति है समाज की। तो कहने का मतलब कि लोग जो है, अभी तो हम सरकार की बात कर रहे थे, अब हम लोगों की बात कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी बात हो, और आप जो है, और इतना भ्रम फैल गया है समाज में। एक बार मैं नोएडा स्टेडियम में गया, और मैंने यही जानने के लिए लोग कितना जागरूक है, कितना चेतन है। कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे, टहल रहे थे, माइक लेके गया, उनसे मैंने पूछा, बच्चे बताओ आज क्या खबर चल रही है। कहा अंकल जी खबर तो मुझे मालूम है, लेकिन बताऊंगा नहीं। उनका क्यों नहीं बताओगे? कहा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। तो एक मीडिया का वर्ग ऐसा है जो सरकार के बारे में ये धारणा फैलाता है कि अगर आपने कुछ बोला, आपने कुछ भी बोला, तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। और मैं आपको बताऊं, बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से मैं मिला, और पूरे आवेश में मिला कि इनसे, अच्छा ये मिल गए, किसी डिबेट में गया था, वहां दिखाई पड़ गए। अब इनसे जो है, अभी जो डिबेट में बात कर रहे थे, अब इनसे मैं अपनी बात कर दूंगा कभी। जब मैंने उनसे सारी बात कही, खासतौर से मजीठिया की बात मैंने कही, उन्होंने पता क्या कहा? वो जो है मेरे से नाराज नहीं हुए, मेरे से दुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा श्रीकांत जी आपने तो मुझे मुद्दा दे दिया, और मेरे इस मुद्दे से तो पार्टी में जो है मुझे तो बहुत बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा, और मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक आपके केस को मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, किसी दिन उनको मैं डिबेट में बुलाऊंगा। अभी जो भी शुरुआत है, अभी हम लोग अपनी इन हाउस टीम के जरिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको भी जोड़ूंगा। उन्होंने ये कहा कि इससे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा अपनी पार्टी में, और अभी मैं इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकता हूँ कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक फ्री में केस लड़ूंगा, और मैं ये करूंगा कि इससे मुझे पार्टी में बहुत। तो मैं जो आपसे कह रहा था ना कि मैं इशूज को उठाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कोई पार्टी सुने ना सुने, लेकिन बीजेपी जरूर सुने। मोदी जी बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगे वो बात उन तक पहुंचे। और चूंकि हम, आप और सरकार मिल करके देश के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भी आगे आना होगा। तो लोगों को आगे कैसे लाया जाए, लोग कैसे जागरूक हो, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है सरकारी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, कि लोग इंटरेस्ट लें अपने मुद्दे पर। उसी को सिस्टम को और बेहतर करने की आवश्यकता है। बाकी चीजें तो बहुत अच्छी, शुरुआत तो अच्छी हुई है, नीयत भी ठीक है, सभी सरकार को नीयत भी अच्छी होती है। काम को डिलीवर करने का जो तरीका है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक नेटवर्क भी बिठाना पड़ेगा, एक नेटवर्क भी उसको डेवलप करना होगा। पार्टियों के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो अपनी पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। इसी बीच हमको एक अच्छी बात देखने को मिली। मैं गया था प्रगति मैदान में, AI पे जो है लगा था, वहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी, उसको मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे थे कि जैसे अभी तक रिक्वेस्ट किया जाता था कि फेक न्यूज को आप ना देखें, उसको फॉरवर्ड ना करें। अब ऐसे 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 जो है ऐप आ गए हैं, डेवलप कर दिए गए हैं कि फेक न्यूज को वो पूरा डाटा खंगाल करके आपको बता सकते हैं कि ये जो न्यूज आप देख रहे हो, या ये जो फेक फैलाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो, इसमें इतना % गलत है, इतना % सही है। और जैसे आपके चेहरे को काट के कहीं दूसरे चेहरे लगाया गया है, तो आप वो जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को दिखा देता है कि जो चेहरा लगाया गया है उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या है, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन क्या है, उससे बता देता है चेहरा काट के लगाया गया है। तो कुछ टेक्निकल जो है वो, ये अच्छी बात है कि मोदी जी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीजों में, और उन्होंने उस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था, उनकी नजर में है। ये जो फेक न्यूज चलाई जा रही है, फेक न्यूज की वजह से जो सही बात है वो सामने नहीं आ पाती है, और उसी के साथ ये भी जुड़ता है कि सही मुद्दे सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है उनकी, और मुझे लगता है कि समय भी ज्यादा हो रहा है, और जी मन तो ये तो हो रहा था कि हम लोग बात करते रहे, लेकिन हमारे पास भी, आपके पास भी बहुत काम है।
आज इस डिबेट को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आगे इस संकल्प के साथ कि जिस तरीके से आज आपने शुरुआत की है, जिस तरह से आपने जो मैं सोच के डिबेट बैठा था उससे आपने एक नई नई दिशाएं खोली हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा तो बहुत सारी दिशाएं मिलेगी और सुधार भी होगा और बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य बनेगा और हम सरकार और लोग मिल करके एक सुविधाजनक जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये हम डिबेट जारी रखेंगे और इसको और विस्तार देंगे, लेकिन इसमें भी जरूरत है कि अभी हमें जो है हमारी एक कोर टीम हो जो कि टाइमली उपलब्ध हो जाए और ये हम कंटिन्यू कर पाए। अभी हम शाम को 7 बजे भी ये डिबेट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 7 बजे का टाइम है, तो मैंने उनको 7 बजे शेड्यूल किया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ओर से ये है कि किसी को असुविधा ना हो। जो व्यक्ति जितने बजे खाली हो हम उससे उस टाइम पे डिबेट कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं कि उस ग्रुप के साथ हम डिबेट उस समय के हिसाब से करें। तो हम सबको मिल करके सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अच्छी बात जो है होनी चाहिए, उसके लिए चाहे जितना भी व्यवस्था करनी पड़े। इसी संकल्प के साथ आज के प्रोग्राम को हम देते हैं विराम और हम फिर इस तरह से एक रोचक चर्चा में फिर दोबारा हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।